गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या प्यारे बच्चों, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को घुमा करके इस तरह से पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे व्यंजक का आंसर होता है। क्या होता है, ये हमारे व्यंजक का आंसर होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो व्यंजक है, व्यंजक वही है जो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद चलते हैं प्यारे बच्चों, हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ अपने इस डायग्राम की ओर। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा क्या डायग्राम। क्या बच्चों, ये रहा डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बस इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और मैं इस डायग्राम को कैसे बता रहा हूँ, इस डायग्राम के बारे में मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे क्या चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को गौर से सुनेंगे तो आप लोग को पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। क्योंकि देखिए, मैं जितना बड़ा इसमें बोलूँगा उतना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जिस चीज़ को मैं यहाँ पर समझा दूंगा तो आप लोग को लिखने में उतना ही बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोगों को लिखने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप प्लीज़ इसे गौर से देखिएगा कि हमने क्या लिया है और कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो ये होता है हमारे का संधारित्र। तो हमने संधारित्र के 3 संधारित्र लिए हैं, संधारित्र के 3 संधारित्र लिए हैं, संधारित्र के 3 संधारित्र को लिए हैं, है ना। तो पहला संधारित्र हमारा क्या हो गया बच्चों, C1, ये हो गया हमारा C1। दूसरा संधारित्र हमारा हो गया C2 और तीसरा संधारित्र हो गया C3। प्यारे बच्चों, प्रत्येक संधारित्र की 2-2 प्लेटें हैं। किसकी, प्रत्येक संधारित्र की 2-2 प्लेटें हैं। तो पहले जो संधारित्र C1 है, संधारित्र C1 की पहली प्लेट क्या है, धन क्यू आवेश, और दूसरी संधारित्र माइनस क्यू आवेश है। दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट धन क्यू आवेश और दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट माइनस क्यू आवेश। तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट धन क्यू आवेश और तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट माइनस क्यू आवेश है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जब पहली संधारित्र C1 है, दूसरी संधारित्र C2 है और तीसरी संधारित्र C3 है, तो प्यारे बच्चों इसे हम क्या करते हैं, इसे हम श्रेणी क्रम में व्यवस्थित रख लेते हैं। क्या, इसे हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित रख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तीर का डायरेक्शन है, ये ज्वाइंट मतलब एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, तीनों संधारित्र C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित रख लेते हैं। फिर जब संधारित्र C1, क्या बच्चों, जब संधारित्र C1 की पहली प्लेट, ये पहली प्लेट है, जब संधारित्र C1 की पहली प्लेट को धन क्यू आवेश दिया जाता है, क्या बच्चों, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को धन क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर धन क्यू आवेश फैल जाते हैं। क्या बच्चों, इसके चारों ओर धन क्यू आवेश फैल जाते हैं। क्या होते हैं, इसके चारों ओर धन क्यू आवेश फैल जाते हैं। तथा जब धन क्यू आवेश फैल जाते हैं तो इसके और इसके बीच में क्या होती है, धन क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच में क्या होती है, विद्युत प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है, विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो संधारित्र C1 के दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट है जहां पर मेरा पेन है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे क्या होगा बच्चों, जो कि जो संधारित्र की पहली प्लेट है उसके जो नजदीक पड़ता है, मतलब इस साइड नजदीक पड़ेगा और इस साइड दूर पड़ेगा। तो संधारित्र C1 के समीपवर्ती सिरे में ऋण आवेश, ये ऋण आवेश आप देख रहे हैं, ऋण आवेश ऋण आवेश ऋण आवेश ऋण आवेश ऋण आवेश ऋण आवेश ऋण आवेश। तो संधारित्र C1 के पहली प्लेट तथा दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे पे ऋण आवेश और दूरवर्ती सिरे पे धन आवेश प्रेरित होता है। पर बच्चों, हमने यहाँ पर धन आवेश शो नहीं किया है, वो क्यों, क्योंकि हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। तो समीपवर्ती सिरे में ऋण आवेश तथा दूरवर्ती सिरे में धन आवेश प्रेरित होता है। चूंकि संधारित्र C1 के दूसरी प्लेट का संपर्क संधारित्र C2 के पहली प्लेट से होता है। बच्चों, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट का संपर्क संधारित्र C2 की पहली प्लेट से होता है, तो प्रेरित होने वाला धन आवेश, जिस धन आवेश को हम यहाँ पर सोने की हैं, तो क्या प्रेरित होने वाला धन आवेश क्या दूसरी संधारित्र के पहली प्लेट के चारों ओर फैल जाते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरी
प्लेट का संपर्क पहली प्लेट संधारित्र C2 के पहली प्लेट से होता है, तो प्रेरित होने वाले धनावेश संधारित्र C2 के पहली प्लेट के चारों ओर फैल जाते हैं। क्या बच्चों? संधारित्र C2 के पहली प्लेट के चारों ओर फैल जाते हैं। पुनः इसमें क्या होती है? विद्युत प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है? पुनः इसमें विद्युत प्रेरण की घटना होती है, तो संधारित्र C2 के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे पर ऋणावेश प्रेरित होता है तथा दूरवर्ती सिरे पे धन क्यू आवेश प्रेरित होता है। क्या होता है? धन क्यू आवेश प्रेरित होता है। प्यारे बच्चों, यह क्रिया क्या होती है? लगातार चलती रहती है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। जो क्रिया इसमें हुई तो यही क्रिया इसमें भी होगी। वो कैसे? ये क्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि संधारित्र C2 के दूसरी प्लेट का संपर्क संधारित्र C3 के पहली प्लेट से कर देते हैं, तो प्रेरित होने वाला धनावेश संधारित्र C3 के पहली प्लेट में चले जाते हैं और उसके चारों ओर फैल जाते। क्या? और उसके चारों ओर फैल जाते हैं। तो इसमें भी विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो संधारित्र C3 के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे पर ऋणावेश तथा दूरवर्ती सिरे में धन क्यू आवेश प्रेरित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वही क्रिया चल रही है सभी प्लेटों में। यस, तो प्यारे बच्चों, वही क्रिया सभी प्लेटों में चल रही है। तो लास्ट में क्या बोलेंगे बच्चों? तथा अंतिम संधारित्र। क्या बच्चों? तथा क्या बोलेंगे? अंतिम संधारित्र के, ये अंतिम संधारित्र हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा अंतिम संधारित्र। तो अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संपर्क, ये हो गया हमारा अंतिम प्लेट। तो अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संपर्क किसे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। किसे कर देते हैं बच्चों? पृथ्वी से कर देते हैं। किसे कर देते हैं बच्चों? पृथ्वी से कर देते हैं। अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, तो प्रेरित होने वाला धनावेश, क्योंकि यहाँ तो ऋणावेश बचा, तो प्रेरित होने वाला धनावेश कहाँ चला जाता है? प्रेरित होने वाला धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों? पृथ्वी के अंदर चला जाता है। केवल और केवल शेष बचता है कौन सा? ऋण आवेश। क्या बचता है बच्चों? ऋण आवेश बचता है। अतः प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट में धनावेश, प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट में धनावेश और प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट में ऋण आवेश प्रेरित होता है। क्या होता है? ऋण आवेश प्रेरित होता है। बच्चों, आप लोग मेरे पेन को ध्यान दीजिएगा। ये होगा पहला प्लेट हमारा, पहला प्लेट जहाँ धनावेश प्रेरित होता है, और ये होगा हमारा दूसरी प्लेट जहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें यस लिखें। फिर बच्चों, अब इसे कैसे ज्ञात करना है? फिर बच्चों, जिनके विभवांतर, अभी इस कुछ चीज़ को बताना है। जिनके विभवांतर, इनके विभवांतर क्या है? V1 V2 V3 है। क्या है? इनके विभवांतर क्या है? V1 V2 V3 है। तो फिर बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग डायग्राम को बना लीजिएगा। मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। चलिए फिर बच्चों, आप लोग समझिए इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए फिर बच्चों, तो ये रहा कुछ इस प्रकार से हमारा व्यंजक, जो हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। यस, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? जिनके विभवांतर। क्या बच्चों? जिनके विभवांतर क्या है बच्चों? यहाँ पर मैं बोलूंगा जिनके विभवांतर क्या है बच्चों? V1। क्या है बच्चों? V1 V2 V3 है। क्या है? V1 V2 V3 है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? जिनके विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको दे देते कौन सा? समीकरण नंबर 1। क्या बच्चों? इसको दे देते समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोलेंगे बच्चों? लेकिन हम जानते हैं। क्या बच्चों? लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? हमने संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। तो वहां से हमको एक फॉर्मूला मिला था कि C बराबर Q अपॉन V। क्या मिला था बच्चों? C बराबर Q अपॉन V। ये वाला हमको क्या मिला था? फॉर्मूला मिला था। क्या बच्चों? ये वाला हमको फॉर्मूला मिला हुआ था। तो फिर बच्चों, ये वाले V को C के साथ क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, या यूँ समझ लिया आप लोग, जब बटे में Q अपन V, ये तो V हमारा बटे में है, जब बराबर किस बार जाएगा तो गुणांक में जाएगा। क्यों जाएगा? गुणांक में जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा CV बराबर Q। क्या हो जाएगा? CV बराबर Q। क्या बच्चों? CV बराबर Q। अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर बचेगा क्या? V। क्या बचेगा? यहाँ पर V बचेगा। अब C गुणांक में है, तो C को कहाँ भेज देंगे? हम इस बार भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? इसके बटे में। तो V बराबर Q अपॉन हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? Q बराबर C। तो ये बच्चों हमारा मिल गया किसका मान? V का मान मिल गया। ये जो V देख रहे हैं आप लोग, ये वाला V का मान हमको मिल चुका है। अब V1 का मान चाहिए बच्चों, तो हम क्या कर देंगे? बच्चों, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर V1 लिख देंगे। V1 बराबर
Q प्लस C1 संधारित C1 भी है बच्चों, यह संधारित C1 भी है और V2 भी है, तो Q बटे C2 भी करेंगे बच्चों क्योंकि हमारा संधारित C2 भी है और V3 भी है बच्चों क्योंकि संधारित C3 भी है और उसका विभवांतर भी V3 है। तो यहाँ पर कि Q बटे C3 करेंगे बच्चों। यस बच्चों, क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि हमें वहाँ पर संधारित C3 भी है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं थोड़ी आप लोगों को बाजू में ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो फिर बच्चों जो हमारा समीकरण एक क्या है, ये है हमारा समीकरण एक, ये सब समीकरण एक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, समीकरण एक में V1 और V2 तथा V3 का मान रखने पर, क्या बच्चों, मान रखने पर, सर बच्चों भी हो गया, यहाँ पर क्या होगा, V1 V2 और V3 का मान रखने पर। तो फिर बच्चों हमारा समीकरण नंबर ये रहा। तो समीकरण एक में V ये है, तो V का मान क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो V का मान क्या है बच्चों, Q/C बराबर V1 का मान क्या है बच्चों, तो ये रहा हमारा V1 का मान, क्या है बच्चों V1 का मान Q बराबर C1 प्लस V2 की है, V2 का मान क्या है बच्चों, ये रहा हमारा V2 का मान, तो Q/C2 प्लस V3 का मान क्या है बच्चों, ये रहा हमारा V3 का मान, तो V3 का मान क्या है बच्चों, Q/C3। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण इसमें जिसने हमें समीकरण को मान रखा है, तो इसमें Q सभी Q इस बार कॉमन सभी में है। जिस चीज़ में एक चीज़ सेम होती है उसे हम कॉमन भी निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कैसे कॉमन करते हैं बच्चों, तो ये रहा, तो Q/C बराबर ये निकला है Q का कॉमन, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, एक, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि Q बराबर, ये Q है गुणांक में, इधर बराबर इस पर आएगा तो भाग में आएगा। तो चलिए, तो ये हो जाएगा CQ भाग में आ गया बच्चों, तो इसका कोष्ठक भी खुल गया, तो ये होगा C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये वाले Q से ये वाला Q क्या होता है प्यारे बच्चों, कट जाता है। तो क्या बचता है प्यारे बच्चों, 1/C, क्या बचेगा बच्चों, 1/C, ऊपर कुछ नहीं मतलब एक बच्चा और नीचे C है तो C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या बच्चों हमें यही ज्ञात करना था, यस प्यारे बच्चों हमें यही ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है, क्या बच्चों, अतः इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य संधारित्र का मान व्युत्क्रम के, किसके बच्चों, व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र के व्युत्क्रम के योग क्या होता है, बराबर होता है। कि बच्चों हम देख रहे हैं, अतः इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य संधारित्र का मान, ये संधारित्र है, तुल्य संधारित्र का मान व्युत्क्रम के, ये व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के अलग अलग संधारित्र के व्युत्क्रम के योग क्या होता है, बराबर होता है, योग क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को डायग्राम के माध्यम से। तो बच्चों हालांकि मैं एक बार तो आप लोग को डायग्राम को समझा दिया हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग उस चीज़ को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसे पुनः रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसे कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, उस चीज़ पर मैं आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके चलता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों हम अपनी नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है चलते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों, कुछ हमें इस प्रकार से लिखना है। तो ये रहा प्यारे बच्चों जो मैंने अभी बताया, आप लोग डायग्राम में क्या बताया प्यारे बच्चों, यही बताया क्या, तीन संधारित्र C1 C2 और C3 को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित रखते हैं। तो संधारित्र C1 की पहली प्लेट को धन Q आवेश देते हैं तो इसके चारों ओर धन आवेश फैल जाते हैं तथा विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो संधारित्र C1 के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे में ऋण आवेश और दूरवर्ती सिरे में धन आवेश प्रेरित होता है। चूंकि संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट का संपर्क संधारित्र C2 के पहली प्लेट से होता है, तो जिससे प्रेरित होने वाले धन आवेश संधारित्र C2 के पहली प्लेट के चारों ओर फैल जाते हैं।
पुनः विद्युत प्रेरण की घटना होती है तो संधारित्र C2 के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे में ऋण आवेश और सॉरी बच्चों, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। पुनः के बाद आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए और संधारित्र। बच्चों आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, पुनः विद्युत प्रेरण की घटना होती है, पुनः विद्युत प्रेरण की घटना होती है। यहाँ तक लिखने के बाद बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर करता हूँ ताकि आप लोग को पूरी तरह से क्लियरली हो जाए। पुनः विद्युत प्रेरण घटना होती है बच्चों, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। पुनः विद्युत प्रेरण घटना होती है। चलिए बच्चों यहाँ तक, हाँ बच्चों तो क्या है, पुनः विद्युत प्रेरण घटना होती है और संधारित्र, क्या बच्चों, और संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे में ऋणावेश और दूरवर्ती सिरे में धनावेश प्रेरित होता है। यह क्रिया चलती रहती है तथा अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं तो प्रेरित होने वाले धनावेश पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, केवल शेष ऋण आवेश बचता है। अतः प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट में धन की आवेश और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट में माइनस की आवेश प्रेरित होता है, जिनके विभवांतर क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इतना वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आगे की ओर इसे स्किप करता हूँ। यस तो बच्चों ये रहा हमारे यहाँ तक और ये रहा लेकिन हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V। प्यारे बच्चों ये कहाँ से आता है, तो यह संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत बताइए। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम चलेंगे इसके आगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसे आप लोग को लेकर के चलते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे अगला वाला भाग। तो प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर वहाँ पर C था, तो C को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इसे गुणांक में ले आया है। तो C भी बराबर Q, तो V बचे यहाँ पर, अब C को इस पर भेज देंगे तो V बराबर Q अपॉन C बचेगा। तो बच्चों ये हमारा मिल गया V का मान। अब बात करेंगे V1 की, तो V1 बराबर Q बटे C1 क्योंकि संधारित्र C1 भी था। अब V2 बराबर Q अपॉन C2 क्योंकि संधारित्र C2 भी था। V3 बराबर Q अपॉन C3 क्योंकि संधारित्र C3 भी था। तो ऐसा करते प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अब प्यारे बच्चों अब हमारा जो समीकरण में एक था, समीकरण एक में जो हमारा समीकरण एक बना हुआ था प्यारे बच्चों, समीकरण एक में क्या रहेंगे, V का मान, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान। तो चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं समीकरण एक में। तो प्यारे बच्चों अब हम लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोक के प्यारे बच्चों आप लोग बराबर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर आप लोग को चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा समीकरण नंबर एक। समीकरण एक में सॉरी बच्चों थोड़ा सा फोन आ रहा था, तो आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं फ्लाइट मोड में डाल चुका हूँ। चलिए बच्चों हम देख रहे थे समीकरण एक में V1 V2 और V3 का मान रखने पर। तो बच्चों ये रहा हमारा V1 का मान Q अपॉन C बराबर, ये रहा V1 का मान Q अपॉन C1 प्लस ये रहा V2 का मान Q अपॉन C2 प्लस ये रहा V3 का मान Q अपॉन C3। फिर बच्चों आप क्या करते हैं, Q को कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा Q का कॉमन हो गया, बाकी Q अपॉन C ये कॉमन रहा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब एक, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर बच्चों आप आशा करता आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब बच्चों ये वाला Q को बराबर के इस बार लेके आते हैं तो आ जाता है, किसी में भाग में आ जाता है बच्चों। तो Q से Q क्या होता है, कट जाता है, तो ऊपर कुछ नहीं मतलब बचता है एक। क्या बचता है, मतलब एक। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा बच्चों। सॉरी बच्चों थोड़ा सा लाइट भी टिप कर गई पर बच्चों, इसके लिए सॉरी। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पास से हम देख रहे हैं, Q से Q कैंसिल कर देते हैं, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचता है बच्चों। तो यस ये वाला हमने वही लिखा हुआ है बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, दैट प्रूव्ड। अब इसी का क्या बोलते हैं बच्चों, अतः इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य संधारित्र का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। अगर आप लोग को पसंद आया होगा बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों हम बहुत जल्द मिलेंगे आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।